गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 11th इंडिया वाले पेपर में फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने अभी तक ये स्टार्ट किया था कि भारत की स्थिति, इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ स्थिति है, उस लोकेशंस को लेके हमने बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में आती है। अक्षांशीय आधार पे ये उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतरीय आधार पर ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। और अगर हम कहें कि इसकी अवस्थिति है क्या प्रॉपर, तो वो आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। साथ ही इसके अलावा हमने और चीज़ें जो बेसिक पढ़ी है उन पे हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हमने ये शुरुआत की कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। गोलार्ध के आधार पर अगर हम देखें तो ये हमारी स्थिति बनती है और ये अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, यहाँ इस एरिया में इंडिया की लोकेशंस आती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब इस स्थिति के आधार पर साथ ही हमने ये चीज़ पढ़ी कि ये जो इसको आकृति है, आकृति कैसी है, साइज कैसी है, चतुष्कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये चतुष्कोणीय चतुर्भुज के समान भारत की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगर हम यहाँ फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की हमने बात की तो 4 डिग्री 6 मिनट से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत अवस्थित है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें, लैटिट्यूड है 6 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। पूर्वी देशांतर और अक्षांश में जब भी आप लिखते हैं तो इनका ये सिंबल जरूर लिखें कि हमारा उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर हमारे यहाँ पूर्वी देशांतर के अंतर्गत स्थिति आती है। फिर इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भारत की जो जलवायु है, जलवायु क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ अक्षांशीय आधार पे यहाँ कंडीशंस ये आती है कि भारत के मध्य से यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो भारत के मध्य से जब ये रेखा गुजरती है तो हमें पता है कि जो गोलार्ध का विभाजन हो रखा है, इन गोलार्धों के आधार पे यहाँ 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो गोलार्ध कहलाता है, गोलार्ध का ये भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद जो ध्रुवों के पास वाला है वो कहलाता है शीत कटिबंध। ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के बीच में। जब हमें ये पता चलता है, जब हमने इस स्थिति को देखा तो यहाँ जो 23.5 डिग्री है वो भारत के मध्य से गुजर रही है। तब ये भारत के मध्य से गुजरेगी तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी? 2 तरह की जलवायु है। दक्षिणी भारत की जलवायु हमें उष्ण जलवायु देखने को मिलेगी, उष्ण जलवायु, और उत्तर भारत की जलवायु शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु की मुख्य विशेषता अगर हम देखें, यहाँ पे गर्मी अधिक है और यहाँ पे ठंड अधिक रहेगी। लेकिन भारत के दक्षिणी भाग में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। उसके पीछे जो मुख्य जिम्मेदार है वो यहाँ की समुद्री जलवायु का प्रभाव है। यानी जो समुद्र है उसके प्रभाव के कारण यहाँ सम जलवायु पाई जाती है। और उत्तर भारत में जो शीतोष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पे सर्दियों के दिनों में अधिक ठंड रहती है, गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी रहती है। तो ये है भारत की जलवायु स्वरूप। उसके बाद में हम देखें भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल बताया गया है 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,63,263 किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना है।
इस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा का पूरा भारत फैला हुआ है। फिर इसके बाद में हमने इसके विस्तार को पढ़ा था। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर हम कहें तो उत्तर से दक्षिण की जो टोटल बताई गई है लंबाई, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तृत है और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब इसके बाद में आती है, विस्तार के बाद अगर हम कहें तो यहाँ जो इसकी तटवर्तीय सीमा कितनी है, तटवर्तीय सीमा यानी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, स्थलीय सीमा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक टोटल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये जो लैंड लाइन है जो विभिन्न कंट्रियों से जुड़ी हुई है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये है स्थलीय भाग की सीमा की लंबाई। और अगर हम समुद्री सीमा की बात करें जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है, भारत की मुख्य भूमि से जुड़ी हुई समुद्री सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये आती है 6,100 किलोमीटर तट रेखा, तटीय लंबाई। ये तट लंबाई के साथ अगर हम यहाँ बात करें तो ये इस तरफ जो द्वीप समूह आते हैं, इधर जो द्वीप समूह है वो कहलाते हैं लक्षद्वीप और इस तरफ के जो द्वीप समूह है वो कहलाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि मुख्य तटभूमि की लंबाई कितनी है, मुख्य तटभूमि जो हमारी मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है उसकी तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगर यहीं ये प्रश्न आता है भारत की समुद्री तटों की लंबाई द्वीपों सहित तो ये लंबाई आ जाती है 7,516 किलोमीटर, यानी इन दोनों को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार इसकी टोटल द्वीपों सहित लंबाई है। अब यहाँ हमें एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जैसा कि हमने पढ़ा 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से जुड़ी हुई तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर और कुल सीमा की लंबाई अगर यहाँ कहे कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो है 15,200 में 7,516.6 किलोमीटर ऐड कर देंगे। ये दोनों जब ऐड होंगे तो कुल सीमा की लंबाई आ जाएगी, वो है 22,716.6 किलोमीटर। कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर, यानी टोटल ये जलीय और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई इसके अंतर्गत आती है। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल यानी उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे ऊपरी भाग का बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है और सबसे दक्षिणी भाग का बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट की कहाँ से कितने अक्षांश पे स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे स्थित है। यानी यहाँ अगर हम ये कहें तो ये जो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश यहाँ ये इस जगह इसकी स्थिति आएगी, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश की स्थिति आएगी, क्योंकि यहाँ स्टार्ट यहाँ से हो जाता है ये। फिर इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई जहाँ से शुरू होता है वो है 8 डिग्री से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ जो ये लास्टतम बिंदु था वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। यहाँ ये 8 डिग्री से समथिंग 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की स्थिति, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट की स्थिति है। इसके बाद में जो हमने पढ़ा कि यहाँ की भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है ISD रेखा की अगर हम बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ISD लाइन कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी भारतीय मानक समय रेखा, जो कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी स्थल से।
इलाहाबाद के नैनी स्थल से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये यहाँ से निकलती है लगभग। पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें तो ये जो जीएसटी है, ग्रीनविच रेखा के समय से भारत के समय के बीच की दूरी कितनी है? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी ग्रीनविच टाइम में अगर सुबह का जो समय है और भारत का जो समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर मिलेगा और 5.5 घंटे भारत क्या रहेगा, उससे आगे रहेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भारत के पड़ोसी देश, तो पड़ोसी राष्ट्र में जब हमने पढ़ा था, पड़ोसी राष्ट्र को पढ़ा, इससे पहले एक चीज और ये आती है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। यहाँ अगर हम 7वें स्थान पे बात करें तो इससे बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, फिर इसके अलावा ये जो 5-7 राष्ट्र इससे बड़े हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे भारत का नंबर आता है। और पड़ोसी राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो पड़ोसी राष्ट्र हमारे मुख्य रूप से स्थलीय सीमा से अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं यहाँ दूसरा राष्ट्र आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद तीसरा जो नेक्स्ट आता है वो है चीन। चीन के बाद में नेपाल। नेपाल के बाद अगर हम बात करें तो भूटान। भूटान के बाद में म्यांमार। म्यांमार के बाद में बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये सारे स्थलीय रूप से जुड़े हुए हैं। और जलीय से अगर बात आती है तो श्रीलंका और मालदीव। मालदीव यहाँ डिस्टेंस पे है। ये हमारी पड़ोसी राष्ट्र है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो है कि कौन से राष्ट्र की सबसे ज्यादा सीमा टच होती है। भारत में टच करने वाला सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश है बांग्लादेश। यानी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश की टच होती है। 4096.7 4096.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा टच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। फिर इसके बाद में हम सभी राष्ट्रों की अगर बात करें कौन कौन से राष्ट्रों की कितनी सीमा टच होती है तो बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। पाकिस्तान की अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 3,323 किलोमीटर टच होती है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये सबसे कम सीमा टच होने वाला देश है। चीन की अगर हम बात करें तो 3,448 किलोमीटर सीमा टच होती है। नेपाल की 1,751 किलोमीटर। भूटान की 699 किलोमीटर और म्यांमार की 1,643 किलोमीटर सीमा टच होती है। इस प्रकार आज जो हमने पढ़ा कि भारत का जो अवस्थिति है, उसकी लोकेशन है, उस लोकेशन में वो कहाँ स्थित है। साथ ही हमने ये देखा कि कौन कौन से पड़ोसी राष्ट्रों से इसकी सीमा टच होती है और वो कितने किलोमीटर है। एक स्थिति और हम ये देखते हैं, विश्व की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो भारत की स्थिति महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये भारत की स्थिति बताई गई है। ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। यहाँ ये लाल सागर वाला एरिया, ये भूमध्य सागर। यानी विश्व में अगर हम देखें तो व्यापार की दृष्टि से भारत की महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। और कि इधर से केप ऑफ गुड वाला मार्ग आता है, इधर ये स्वेज नहर वाला मार्ग आता है। यहाँ ये श्रीलंका की स्थिति है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है। तो व्यापारिक दृष्टि से, समुद्री मार्ग की दृष्टि से भी इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार आज हमने भारत की स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ा। थैंक यू।